औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 फेडरल बोर्ड की एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.4 में हमारे पास अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट आ गया। पहले हमारे पास क्या था, अरिथमेटिक सीक्वेंस। जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा वो था अरिथमेटिक सीक्वेंस और हम उसमें एपी यूज़ करते थे, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आया है वो जीपी का है। हमारे पास तीन किस्म की सीक्वेंसेस होती हैं, एक अरिथमेटिक, एक ज्योमेट्रिक और एक हार्मोनिक। अब हम लोगों ने एपी तो पढ़ लिया, अब हम लोगों ने जीपी पढ़ना है। तो सबसे पहले इसका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीरीज सबसे पहले होती क्या है। अरिथमेटिक सीरीज ऐसी होती थी जिसके अंदर हम लोगों के पास डिफरेंस होता था, एक यानी एक चीज़ प्लस होती रहती थी या माइनस होती रहती थी और वो कॉन्स्टेंटली होती रहती थी, तो उसे हम क्या कहते थे, अरिथमेटिक सीक्वेंस। मगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में डिफरेंस है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ऐसा है जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है। इसमें ना प्लस होता है ना माइनस होता है, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है। फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। अब इसके अंदर सेम चीज़ 2 बार बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फॉर्मूला वगैरह और उसको एक्सप्लेन वगैरह मैं आगे करूँगा। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि डिटरमाइन वेदर द ईच सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक, इफ सो फाइंड द कॉमन रेशो। अब उसने सबसे पहले पूछा है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बताएं है कि नहीं, अगर है तो कॉमन रेशो बताएं। तो सबसे पहले वो देखते हैं है कि नहीं है, कॉमन रेशो की बात बाद में करते हैं। तो इसमें पार्ट नंबर बना है 5, 20, 10 और 500। तो 5 मल्टीप्लाई बाय कितने 20 आता है, 5 4 20, मगर 24 100 नहीं आता। 24 हमारे पास आता है 80। इसका मतलब यहीं पे बात होगी ख़त्म, क्योंकि 5 4 20 करें तो 25 100 आता है और 100 500 आता है। यहाँ पे गैप आ रहा है 4 का और यहाँ पे आ रहा है 5 5 का। तो इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट नहीं है, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज भी नहीं है। तो अपन लिखते हैं दिस इज नॉट आ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं, उसमें क्या है 2 4 एंड 68। तो 2 2 उधर 4 होता है और 4 कितने 2 4 और 6 और 8 है। 2 2 उधर 4 होता है, 4 2 उधर क्या आता है 8 आता है ना, मगर दरम्यान में 6 भी आ गया। इसका मतलब है ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है। तो दिस इज नॉट आ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। आगे क्या है, पार्ट नंबर 3, 3 बाई 2 9 बाई 4 27 बाई 8 81 बाई 16। तो 3 3 हमारे पास क्या आता है 9, 9 3 हमारे पास क्या आता है 27, 27 3 हमारे पास क्या आता है 81। ठीक है, ये तो सारी की सारी 3 की सीरीज बन रही है। अब इसको देखते हैं हम लोग। 2 2 हमारे पास क्या आता है 4, 4 2 हमारे पास क्या आता है 8, 8 2 हमारे पास क्या आता है 16। इसका मतलब यहाँ पे भी रेशो कांस्टेंट है। इसका मतलब कांस्टेंट चीज़ यहाँ पे ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। हम लिख देंगे यहाँ पे दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो अब उसने कहा अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो आपने कॉमन रेशो भी फाइंड करना है। तो कॉमन रेशो का मैं आपको बता दूं, जब भी हम लोग सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं ना, हमारे पास क्या आ जाती है, कॉमन रेशो आती है। कॉमन रेशो वो चीज़ होती है जो कॉन्स्टेंटली अंदर मल्टीप्लाई होती जा रही है। जैसे यहाँ पे 3 कॉन्स्टेंटली मल्टीप्लाई होता जा रहा था, यहाँ पे 2 कॉन्स्टेंटली मल्टीप्लाई होता जा रहा था, उसे हम लोग कहते हैं कॉमन रेशो। इसका कॉमन डिफरेंस होता है ना, जो चीज़ माइनस प्लस हो जा रही है, बार बार सेम चीज़ प्लस हो जा रही है माइनस हो जा रही है, उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते थे। अब जो चीज़ कॉन्स्टेंटली मल्टीप्लाई होती जा रही है उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन रेशो। तो सेकंड टर्म ये है 9 बाई 4 और फर्स्ट टर्म क्या है 3 बाई 2। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो की रिप्रेजेंटेशन किससे होती है, आर से, और कॉमन डिफरेंस किससे होती थी, डी से। ठीक है, रेशियो से आर, डिफरेंस से डी। अब देखिए 9 बाई 4 डिवाइड बाई 3 बाई 2, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, ये टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी। 3 बाई 2 3 2 बाई 3 बनेगी। 3 3 इधर 9 आता है, 2 2 उधर 4 आता है, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 3 बाई 2, और ये इसकी कॉमन रेशो है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है 7 14 21 28। अब हम लोग देखना है 7 2 14, मगर 14 2 28 21 बीच में ऐसे ही आ गया है। अब ये कॉमन रेशो नहीं है, कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि 7 + 7 14, 14 + 7 21, 21 + 7 28। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं बनेगी, हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। पूछा उसने ये कि ज्योमेट्रिक है कि नहीं, हम कहेंगे दिस इज नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, और यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की उसने ना फर्स्ट 4 टर्म्स मांगी हैं। तो पार्ट नंबर 5 में उसने हमें क्या दिया है, A1 दिया है और R दिया है। अब कॉमन रेशो दिया हुआ है हमने, R मैंने बताया अभी कि कॉमन रेशो होती है, और A1 क्या होती है हमेशा पहली टर्म। तो सबसे पहले मैं आपको ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला लिखवाता हूँ, जो GP है।
जीपी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसका मैं आपको फॉर्मूला लिखवाता हूँ। सबसे पहले उसका फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए वन आर एन माइनस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लें। ए एन आपको पता है क्या होता है, जो लास्ट टर्म होती है, जो सी टर्म फाइंड करनी हो। ए वन फर्स्ट टर्म होती है, आर कॉमन रेशियो है, ऊपर एन पावर है इसकी आर की, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, और माइनस वन फॉर्मूले के अंदर है। उम्मीद करता हूँ फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा। तो इसके अंदर फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड करनी है हमने, तो क्या करेंगे, फर्स्ट फोर टर्म्स एन की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 और 4, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म और चौथी टर्म। सबसे पहले ए वन की वैल्यू हम लोग 3 हमारे पास पहले ही है, फर्स्ट फोर टर्म्स में 1 तो हमारे पास पहले ही है, ठीक है, जिसने क्वेश्चन में दिया है। अब 2 फाइंड करना है, तो ए वन आर टू माइनस वन, क्योंकि ए टू फाइंड करना है। यहाँ पे क्या था एन माइनस वन, तो एन की जगह 2 आ जाएगा, तो 2 माइनस वन करेंगे। ए वन की वैल्यू 3 डालेंगे, आर की वैल्यू -2 डालेंगे, 2 माइनस वन 1 आएगा, -3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -6 हमारे पास सेकेंड टर्म आ जाएगी। अब A3 के लिए A1 R3 माइनस वन, A4 के लिए A1 R4 माइनस वन। तो इसी तरह आपने प्रैक्टिस बार बार करती जानी है और आपको इस तरह समझ आती जाएगी। सबसे पहले A3 के लिए A1 R3 माइनस वन था, A1 की वैल्यू डाली 3 माइनस वन बना 2 और R की वैल्यू -2 की पावर 2 आ गया 4, माइनस हो गया खत्म, क्योंकि ये क्या थी, इवन वैल्यू थी। जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 12, और A3 हमारी निकल आई 12। अब A4 के लिए A1 R4 माइनस वन है, 4 माइनस वन बनेगा 3, R की वैल्यू -2, A1 की वैल्यू 3, 2 की पावर 3 हमारे पास क्या बनेगी, -8 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास क्या बन जाएगा, -24। तो हमारे पास सीरीज क्या बनी, मतलब सीक्वेंस क्या बनी, 3 -6 12 और -24। तो ये हमने ऐसे करके लिख देना और आगे डॉट्स लगा देने कि ये चलती जा रही है। उसने क्या कहा था, फर्स्ट 4 टर्म्स, तो पहली टर्म ये है, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी डिटेल से करवा दिया है, तो आगे हम लोग अभी इसी तरह क्वेश्चन करते जाएंगे ताकि आपको अच्छी समझ आती रहे। अब इसका पार्ट नंबर 6 है, A1 27 है, R -1/3 है। तो फर्स्ट 4 वैल्यूज़ के लिए हम लोग n को क्या पुट करते हैं, 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब A1 तो हमारे पास पहले ही गिवन है 27। तो A2 के लिए A1 R2 -1, जिससे हमने पहले किया था। A1 की वैल्यू 27 है और R की वैल्यू क्या है, -1/3। 2 - 1 1 होता है, और -1/3 मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल टू -9। सिंपल है। A3 में हमारे पास क्या है, A1 R3 -1, 3 - 1 2 है, A1 हमारे पास एज इट इज रहेगा। तो 2 की R की वैल्यू डालेंगे -1/3, A1 की वैल्यू 27, R की पावर है 2, तो हमारे पास बनेगा 27 मल्टीप्लाई बाय 1/9। तो 27 मल्टीप्लाई 1/9, A3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3। अब A4 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, A1 R4 -1, तो A4 -1 3 बनेगा, A1 की वैल्यू 27, R की वैल्यू -1/3, पावर इसकी हम लोग लगा देंगे 3। जब -1/3 की पावर 3 आएगी तो -1/27, -1/27 मल्टीप्लाई बाय 27 हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। तो हमारे पास सीरीज क्या बनेगी, देखें 27 -9 3 और -1। तो 27 -9 3 और -1, आगे हमने डॉट्स लगा देने हैं कि सीरीज कंटिन्यू है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रही होगी। तो पहला क्वेश्चन मैंने काफ़ी डिटेल में समझा दिया था, वो इसलिए ताकि हम सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर डिटेल में समझा दिया जाए तो अगले क्वेश्चन की अच्छी समझ आती है। अब इसमें पार्ट नंबर 7 है, A1 = 12, R = 1/2। सेम टू सेम सारे क्वेश्चन है। N = 1 2 3 एंड 4। A1 की वैल्यू हमारे पास पहले है 12, A2 की वैल्यू A1 R2 -1, आपको पता है। A1 की वैल्यू 12 थी, R की वैल्यू 1/2 थी। सारे के सारे क्वेश्चन सेम है। तो जब 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, हमारे पास A2 6 आ गया। A3 की वैल्यू A1 R3 -1, 3 - 1 बनेगा 2। A1 की वैल्यू 12, R की वैल्यू 1/2, पावर है 2। जब 1/2 की पावर 2 बनेगा तो 1/4 बनेगा। 12 मल्टीप्लाई 1/4 हमारे पास क्या बन जाएगा, 3। अब A4 है, A1 R4 -1, 4 - 1 बनेगा 3। A1 की वैल्यू 12, R की वैल्यू 1/2 है हमारे पास। 12 मल्टीप्लाई बाय, अब 2 की पावर 3 क्या होती है, 8। अब 1/8 बना, ये 2 की 1/2 की पावर 3 1/8 बना। 1/8 जब 12 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या बना, 12/8। और 12/8 की जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सी कटिंग करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, 3/2। तो हमारे पास यहाँ सीक्वेंस क्या आई, 12 6 3 और 3/2 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट 4 टर्म्स हमारी आगे हैं, 12 6 3 और 3/2। अब नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आगे चेंज, वो कहता है कि फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ ईच ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जिसमें हमने किया था ना पिछली एक्सरसाइज, ये वैसी की वैसी एक्सरसाइज है, बस बात यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज की आ गई है। अब हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड नेक्स्ट 2 टर्म्स
ऑफ ईच ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो क्वेश्चन नंबर 8 है 90, 30 और 10। ये ज्योमेट्रिक सीरीज दे दी है, अगली दो टर्म्स फाइंड करनी है। तो ये पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी हमने कौन सी फाइंड करनी है, चौथी और पांचवी टर्म। तो A1 हमारे पास 90 है, R हमारे पास क्या है, दूसरी टर्म को पहली टर्म से डिवाइड कर दिया जाए, 30/90 हमारे पास क्या बनेगा 1/3। अब n हमने क्या फाइंड करना है 4 और 5, क्योंकि हम लोगों के पास पहली तीन टर्में तो हैं, उसने कहा नेक्स्ट दो टर्म में फाइंड करो, इसका मतलब तीसरी टर्म के बाद चौथी आती है फिर पांचवी आती है। तो n के हम लोग वैल्यू क्या लिखेंगे 4 और 5। तो A4 के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे A4 = A1R4 - 1। तो A1R4 - 1 में क्या करेंगे, A1 की वैल्यू 4 - 1 3 और R की वैल्यू 1/3 आएगी। तो 1/3 की पावर 3 1/27 और 90/27 हमारे पास क्या आएगा 10/3। ठीक है, इसके बाद क्या है A5 में हमारे पास क्या आएगा A1R5 - 1। 5 - 1 बनेगा 4, A1 की वैल्यू 90, R की वैल्यू 1/3, 1/3 की पावर 4 81, 90/81 हमारे पास आता है 10/9। तो हमारे पास नेक्स्ट टू टर्म्स क्या आई 10/3 और 10/9। तो हमारे पास टोटल सीक्वेंस बनी 90, 30, 10, 10/3 और 10/9 एंड सो ऑन, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, आई क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है 2, 6, 18। अब A1 हमारे पास क्या है 2 और हमारे पास R क्या है 6/2 यानी कि 3, और N हमने कौन सा फाइंड करना होता है 4 और 5। तो A4 के लिए A1R4 - 1, 4 - 1 बना 3, R की वैल्यू 3, A1 की वैल्यू 2, 3 की पावर 3 27, 27 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास क्या आता है 54। अब A5 के लिए A1R5 - 1, 5 - 1 बनेगा 4, 3 की पावर 4 81, 81 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास 162 बन जाएगा। हमारे पास टोटल सीक्वेंस है 2, 6, 18 और जो नेक्स्ट टू टर्म्स थी वो थी 54 एंड 162 एंड सो ऑन। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है 20, 30 एंड 45। तो हमारे पास A1 है 20 और R क्या है हमारे पास 30/20 यानी 30 सेकेंड टर्म थी, फर्स्ट टर्म थी 20, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3/2 हमारे पास कॉमन रेशियो आ जाएगा इसका। हमने नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी थी यानी कि टर्म नंबर 4 और टर्म नंबर 5। हमारे पास क्या आएगा A4 = A1R4 - 1, A1 की वैल्यू 20, R की वैल्यू 3/2, 4 - 1 बना 3, 20 मल्टीप्लाई बाई 3/2 की पावर 3 हमारे पास बना 20 मल्टीप्लाई बाई 27/8, 27/8 और मल्टीप्लाई बाई 20 आप लोग कैलकुलेटर में डायरेक्टली पुट कर दिया करें, आपके पास आ जाएगा 135/2। और कैलकुलेटर भी ऐसे हैं कि जो फ्रैक्शन में हमें आंसर दे देते हैं। आपने पॉइंट्स में नहीं लिखना, आपने हमेशा इसको फ्रैक्शन में लिखना है, ये बात मेरी याद रखनी है। तो A5 में आएगा A1R5 - 1, A1 की वैल्यू 20, R की वैल्यू 3/2, 5 - 1 = 4, 3/2 की पावर 4 हमारे पास क्या आएगा 81/16। अब 81/16 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो हमारे पास आएगा 405 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारा आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 11 है 729, 243 एंड 81। अब 729 A1 है हमारे पास और R क्या है हमारे पास 243/729 यानी सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, वो बना 1/3। अब n हमने क्या फाइंड करना है 4th एंड 5th। अब सबसे पहले A4 फाइंड करेंगे, A4 = A1R 4 - 1, 4 - 1 बना 3, R की वैल्यू 1/3, A की वैल्यू 729, 1/3 की पावर 3 1/27, 729/27 = 27, ये हमारी A4 की वैल्यू है। A5 की वैल्यू क्या है A1R5 - 1, 5 - 1 बना 4, A1 बना 729, R बना 1/3, 1/3 की पावर 4 1/81 और 729 से जब इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आएगा 9। तो सारा काम कैलकुलेटर का आपने कैलकुलेटर में बस पुट कर देना है, आपने बस टाइम बचाना होता है अपना। तो जितना आप कैलकुलेटर में जल्दी जल्दी पुट करते जाएंगे आपका टाइम बचता रहेगा, और आपको खुद भी इसकी समझ होनी चाहिए, खुद भी अपना माइंड यूज़ करना है। आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि 729 को जब 81 से डिवाइड किया जाए तो 9 आ जाता है। तो ये सारी बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस तरह समझ लें टेबल्स ही हैं ये आपको याद हो जाएगा, किससे किससे डिवाइड करें, किसकी क्यूब लें तो क्या आता है, इसको इससे डिवाइड करें तो क्या आता है, ये बार बार चीज़ें रिपीट होने वाली हैं, तो ये आपने याद रखनी है। तो हमारे पास नेक्स्ट टू टर्म्स अब देखते हैं क्या आई, 27 और 9 आई थी, तो हमारे पास सीरीज क्या बनी सीक्वेंस 729, 243, 81, 27 एंड 9, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है पार्ट नंबर 12, वो है 1/27, 1/9, 1/3। तो हमारे पास A1 क्या बना 1/27, हमारे पास R क्या बना 1/9 डिवाइडेड बाई 1/27, ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ और ये रेसिप्रोकल हुआ 9 3 27, और हमारे पास R की वैल्यू क्या आ गई 3, यानी सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया जाए, सिंपल सी बात है। तो अब n हमने फाइंड करना है 4 एंड 5। तो A4 के लिए A1R4 - 1, A1 की वैल्यू 1/27, R की वैल्यू 3 और 4 - 1 क्या बना 3, A1/27, 3 की पावर 3 27 बना, 27 से कटा तो हमारे पास A4 की वैल्यू क्या बनी 1। अब A5 की वैल्यू हमारे पास क्या है A1R5 - 1,
तो 5 माइनस 1 बना 4, आर की वैल्यू 3, a1 की वैल्यू 1/27, 3 की पावर 4 81, 1/27 से जब 81 को मल्टीप्लाई करवाया तो 3 आया। तो हमारे पास टोटल सीक्वेंस क्या बनी 1/27, 1/9, 1/3, 1 और 3 और यही हमारा आंसर है। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट कौन सा है 13। अब 13 में है 1/4, 1/2 और +1। ये बुक में गलत लिखा हुआ है माइनस 1, आपने इसको +1 कर लेना है। तो a1 हमारे पास क्या है 1/4, r हमारे पास क्या है 1/2 डिवाइड बाय 1/4 इज इक्वल टू 2। सिंपली कैलकुलेटर में कर लेना है, बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है। अब n की वैल्यू क्या है 4 और 5 हमने पुट करनी है, क्योंकि हमने 4th टर्म और 5th टर्म फाइंड करनी होती है। नेक्स्ट 2 टर्म्स हमने फाइंड करनी होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग a4 फाइंड करेंगे, तो a1 r 4 माइनस 1 आएगा। 4 माइनस 1 बनता है हमारे पास 3 और r की वैल्यू है 2, a1 की वैल्यू 1/4, 2 की पावर 3 बनती है 8, 8 मल्टीप्लाई 1/4 हमारे पास क्या आया 2। अब इसके बाद क्या होगा हमारे पास a5 है, a1 r 5 माइनस 1 होता है, a1 की वैल्यू 1/4, r की वैल्यू 2, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 4 बनेगा 16 और 1/4 से जब इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आएगा 4। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया 1/4, 1/2, 1 ये जो हमें पहले ही दी हुई थी और 2 और 4 हमारी नेक्स्ट वैल्यू आई और यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है फाइंड द nth टर्म ऑफ ईच सीक्वेंस। nth टर्म आपको पता है an जो होती है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आ जाती है, या फिर nth टर्म वो होती है जो उसने हमें टर्म दी हो, यानी कि 3rd टर्म दी हो, 4th टर्म दी हो, 5th टर्म दी हो, उसे nth टर्म भी हम लोग कहते हैं। जिस तरह आप क्वेश्चन नंबर 14 है ना, a1 की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 3 है और r की वैल्यू क्या है 5। अब n की वैल्यू उसने 3 दी है, nth टर्म का मतलब है कि जोन सी नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है। n की वैल्यू 3 दी है, इसका मतलब 3rd टर्म फाइंड करनी है और 3rd टर्म हमारी nth टर्म है। ठीक है, अब a1 हमारे पास 4 है, n हमारे पास 3 है, r हमारे पास 5 था जैसे कि, तो फॉर्मूला क्या है an इज इक्वल टू a1 r n माइनस 1। अब n की वैल्यू 3 थी, n की वैल्यू 3 पुट की, a1 की वैल्यू 4 थी, a1 की वैल्यू 4 पुट की, r की वैल्यू 5 थी, r की वैल्यू 5 पुट की, n की वैल्यू फिर से 3 और -1 फार्मूले का, और सिंपली आपने इसी तरह देख के वैल्यूज पुट कर देनी है। तो 4 को जब 3 - 2 करेंगे 1 करेंगे तो 2 आएगा, 4 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास सिंपली 100 आ गया। और ये इतना सा क्वेश्चन है बस। तो आपने समझ लेना है कि जो सी आपकी n की वैल्यू है वो वाली टर्म आपने फाइंड करनी है, नहीं n की वैल्यू 3 है तो 3rd टर्म फाइंड करनी है। a1 और r की वैल्यू इनमें से आपको वैल्यूज दी होंगी, आपने सिंपली पुट करके आंसर्स निकाल लेने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 है a1 की वैल्यू 2, n की वैल्यू 5। अब देखें 5th टर्म फाइंड करनी है, r की वैल्यू क्या है 2। अब a5 में हमारे पास क्या आएगा 2 × 2 की पावर 5 - 1, यानी a1 × r की पावर 5 - 1। जब a1 की वैल्यू 2 पुट करेंगे, r की वैल्यू 2 पुट करेंगे और 5 - 1 हमारे पास क्या बनेगा 4। तो फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अभी तक उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। तो 2 की पावर 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या आता है सिंपली 32 आ जाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है a1 की वैल्यू 7, n की वैल्यू 4, r की वैल्यू 2। n की वैल्यू 4 है, इसका मतलब 4th टर्म, a1 की वैल्यू पुट करेंगे, r की वैल्यू पुट करेंगे और 4 - 1 करेंगे, 4 - 1 बनेगा 3, 2 की पावर 3 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 हमारे पास 56 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है a1 की वैल्यू 243, n की वैल्यू 5, r की वैल्यू -1/3। तो a5 फाइंड करेंगे क्योंकि n की वैल्यू 5 है, तो a5 इज इक्वल टू 243, यानी a1 r की वैल्यू 1/3 -1/3 पुट की और n - 1 की जगह 5 - 1, क्योंकि n की वैल्यू है 5। तो 5 - 1 बना 4, -1/3 की पावर 4 1/81, 1/81 मल्टीप्लाई बाय 243 बना 3 और यही हमारा आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 18 देखते हैं। a1 की वैल्यू 32, n की वैल्यू 6, यानी 6 टर्म फाइंड करनी है और r की वैल्यू -1/2। सो a6 6 टर्म है तो a6 आएगा, a1 की वैल्यू 32, r की वैल्यू -1/2 और 6 - 1 हमारे पास क्या है n - 1 जो था, क्योंकि n की वैल्यू 6 है। 6 - 1 बनेगा हमारे पास 5 और -1/2 की पावर 5 हमारे पास क्या आएगा -1/32, क्योंकि पावर ओड है तो माइनस खत्म नहीं होगा। और जब इसको 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि 32 को कट कर देगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा -1। अब देखें क्वेश्चन नंबर 19, a1 की वैल्यू है 16, n की वैल्यू 8, r की वैल्यू 1/2। तो n की वैल्यू 8 है तो a8 फाइंड करेंगे ऑब्वियसली, a1 की वैल्यू 16 पुट करेंगे, r की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे। तो अभी तो मैं आपको इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रहा, क्योंकि एक दफ़ा फॉर्मूला लिख दिया तो वो इनफ है। पेपर में अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो आपने पहले फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, अब 1/2 हमारे पास r की वैल्यू थी, n की वैल्यू 8 थी और -1 फार्मूला का, 8 - 1 7 आएगा, 1/2 की पावर 7 क्या आएगा
हमारे पास 1/28 और 16 हमारे पास हमें मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 16/128 हमारे पास बनेगा 1/8। तो ये कैलकुलेटर का काम है, और अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं अवेलेबल तो आपने इसका कटिंग करके इसका आंसर निकाल लेना है, ठीक है। अब आगे हमारे पास क्या है, न्यू क्वेश्चन आ गया, फाइंड द मिसिंग ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन की बात आ गई है, तो इसका भी मैं आपको बताता हूँ ज्योमेट्रिक मीन का। मगर मैं आपको अगर वैसे बताऊँ तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है G = √AB। मगर ये तब जब हमारे पास दो टर्म्स हों। मगर अब हमारे पास कितने ज्योमेट्रिक मीन है, 1, 2 और 3। अब हम लोगों ने जिस तरह इसका करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब A1 हमारे पास क्या है, पहली टर्म 3, और हमारे पास ये वाली टर्म कौन सी बनती है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिफ्थ टर्म है तो A5 हमारे पास 48। A5 का फॉर्मूला लगाएंगे A1 R 5-1। सबको पता है 5-1 यहाँ पे आएगा क्योंकि n क्या है 5। A1 फॉर्मूले में है, R भी फॉर्मूले में है, 5-1 बनेगा इस वजह से। अब 5-1 4 बनता है, A1 R 4। A1 की वैल्यू है 3, वो हमने पुट कर दी, यहाँ पे आकर डिवाइड हुई, 48 डिवाइड बाई 3 हमारे पास बना 16। तो R की पावर 4 = 16 बन गया हमारे पास, ठीक है। तो R की पावर 4 है, यहाँ पे 16 है, हमें चाहिए R की वैल्यू ना कि R की पावर 4 की। तो R की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे 4th रूट ले लेंगे, जैसे हम स्क्वायर रूट लेते हैं ना उस तरह हम लोग यहाँ पे 4th रूट ले लेंगे, या फिर मल्टीप्लाई पावर 1/4 कर देंगे। तो यहाँ पे 4th रूट लिया, यहाँ पे 4th रूट लिया, ये 4 इससे कट गया, और जब 16 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो बनती है 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 इसे काट देगी, तो हमारे पास R की वैल्यू का आई 2। अब R की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है, तो हमने 3 G फाइंड करने हैं, जिस तरह कि 1, 2 और 3 था ना। ब्लैक कितनी थी, 3 थी, पहले टर्म और आखिरी टर्म दी हुई थी। इन दोनों को फाइंड करने के लिए हमारे पास G1, G2 और G3 आएगा। G1 के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, A1R, ठीक है। वैसे क्या होता है R-1, मगर जब मीन फाइंड करना हो तो हम लोग -1 नहीं करते, जो यहाँ पे पावर होती है वही R की पावर होती है। यहाँ पे पावर 1 है, R की पावर 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे R की 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे R की 3। तो हमारे पास G1 के लिए A1R, A को जब R से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 × 2 6 आ जाएगा, और ये हमारा पहली ब्लैंक में आएगा। और G2 में हमारे पास क्या आएगा, A1R², तो R का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12। G3 के लिए A1R³, R का क्यूब करेंगे यानी 2 का क्यूब 8, 8 × 3 24। तो हमारे पास 3 ब्लैंक्स में क्या आएगा, 6, 12 और 24। उसने कहा है 3 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने हैं, हमने 3 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लिए, 6, 12 और 24। 3 हमें पहले गिवन था, 48 हमें पहले गिवन था, और ये हमारी सीक्वेंस बन गई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21, 1-8। अब इसमें 2 फाइंड करने हैं, तो पहले टर्म क्या है 1, ये कौन सी टर्म है 1, 2, 3 एंड 4। तो डैश को नहीं गिनना, 1, 2, 3 नहीं गिनना, 1 इधर से गिनना है, 1, 2, 3 एंड 4। तो चौथी टर्म थी, चौथी टर्म के लिए A1R4-1, तो अभी = क्या है 8, क्योंकि उसकी वैल्यू है 8। तो A1 की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 4 - 1 3 बनेगा, यहाँ पे R की पावर 3 है, यहाँ पे 8 है, दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे, हमारे पास क्या बनेगा, ये क्यूब इसको काट देगा, और 8 किस चीज़ का क्यूब है, 2 का, तो R की वैल्यू आ जाएगी 2। अब G1 के लिए A1R यानी 1 × 2 हमारे पास क्या आएगा 2। और G2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, A1R², तो 2 का स्क्वायर है 4, 4 × 1 क्या बनेगा 4। तो हमारे पास क्या आएगा 1, 2, 4 और 8, और यही हमारा आंसर है। 2 जो फिलिंग द ब्लैंक्स थी हमने उसके अंदर क्या किया है 2 और 4 ऐड कर दिए, क्योंकि हमारे पास जो 2 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने थे वो कौन से निकले हैं 2 और 4। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22, वो क्या है 8 और 1/4। अभी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आ गया क्योंकि उसके अंदर 1, 2, 3 और 4 डैश आ गई हैं, क्योंकि 4 हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने हैं। तो A1 के लिए है 8, A6 है ये, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो A6 के लिए 1/4, A6 के लिए फॉर्मूला क्या आएगा A1R 6-1, 6 - 1 बनेगा 5। A1 की वैल्यू 8, R की पावर है 5, और यहाँ पे क्या है 1/4। 8 डिवाइड बाई 1/4 हमारे पास क्या आएगा 1/32, यानी 4 × 8 32। यहाँ पे है R की पावर 5, यहाँ पे है 1/32, ये 32 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1/32 का जब हम लोग दोनों तरफ 5th रूट लेंगे तो ये 5 से इसको काट देगा, तो 32 2 की पावर 5 बनता है, तो 2 की पावर जब 5 बनेगी तो ये इसको काट देगा, और 1 आपको पता है 1 की कोई भी पावर लिख सकते हैं हम लोग। तो R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्या 1/2। अब हमने G फाइंड करने, तो 1, 2, 3 और 4 G's है हमारे पास, ठीक है। तो G1 के लिए A1R बनेगा, A1 की वैल्यू क्या है 8 और R की वैल्यू क्या है 1/2। तो 8 × 1/2 हमारे पास बन जाएगा 4। G2 क्या है A1R² और A1 की वैल्यू है 8, R की वैल्यू 1/2, और पावर क्या है हमारे पास 2, 1/2 की पावर 2 4। 8 × 1/4 हमारे पास क्या बनेगा 2।
अब इसके बाद है G3 A1 R क्यूब, A1 की वैल्यू 8 है, R की वैल्यू 1/2 है, पावर क्या है 3, 1/2 की पावर 3 1/8, 8 डिवाइडेड बाई 8 हमारे पास बनेगा 1। और G4 के लिए A1 R4 जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है, फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं करनी है आपने। A1 की वैल्यू 8 आएगी, R की वैल्यू 1/2, 1/2 की पावर 4 1/16, 1/16 मल्टीप्लाई बाई 8 1/2, तो हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा 4 2 1 और 1/2, और जो 8 और 1/4 था हमें ऑलरेडी गिवन था। अब है पार्ट नंबर 23, इसके अंदर सिर्फ एक ही ब्रैकेट है, एक ही डैश है, तो 3-75 पहली वैल्यू क्या है A1 इज इक्वल टू 3 और A3 हमारे पास क्या है 75। अब इसके अंदर आप लोग दूसरे फॉर्मूले से भी G1 को फाइंड कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था अंडर रूट वाला। इसके अंदर आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अलग से बता देता हूँ। हालांकि किया तो मैंने उसी तरीके से है, मगर आप लोगों ने सिंपली पता क्या करना है, जब एक डैश होती है ना तो आपने फॉर्मूला लगा देना है G इज इक्वल टू अंडर रूट A B, A यानी फर्स्ट टर्म, B यानी सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 3 और सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है 75, तो हम लोग 3 मल्टीप्लाई बाय 75 करेंगे और ऊपर करेंगे अंडर रूट। 3 मल्टीप्लाई बाय 75 हमारे पास क्या आता है 225 हमारे पास आ गया। अब 225 पर जब हम लोग अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 15, क्योंकि 225 का अंडर रूट क्या आता है 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225। जैसा 15 और 15 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 5 5 25, 5 1 5 और 6 बनाइए, ठीक है, और ये 15 बना, तो हमारे पास क्या आएगा 5 और 7 + 5 हमारे पास क्या आएगा 12, और यहाँ पे 1 + 1 हमारे पास आ जाएगा 225। इसका मतलब 225 किस चीज़ का स्क्वायर है 15 का, तो हमारे पास सिंपली G की वैल्यू 15 निकल गई। इस प्रोसीजर से भी करें, मगर इस प्रोसीजर से करेंगे तो आपके लिए थोड़ी आसानी होगी। आगे हमारे पास क्या है 5-80। अब A1 हमारे पास क्या है 5, A80 हमारे पास क्या है 1 2 3 4 एंड 5th टर्म, तो A5 हमारे पास क्या आ गई 80। A5 की वैल्यू लिखेंगे A1 R 5 - 1, A1 की वैल्यू 5 5 - 1 हमारे पास आ जाएगा 4, 80 डिवाइड बाई 5 हमारे पास क्या आएगा 16, R4 इज इक्वल टू 16, दोनों तरफ हम लोग 4th रूट लेंगे, ये 4 इस 4 से कट जाएगा, मतलब 4th रूट से कट जाएगा, और 16 किस चीज़ की पावर 4 है 2 की पावर 4, तो 4 यहाँ पे कटा, यानी कि R की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। तो आपने कैलकुलेटर पे इस तरह पुट कर लेना है कि 4th रूट ऑफ 16, तो आपके पास सिंपली आ जाएगा 12 2। अब हम लोगों ने G1 G2 और G3 फाइंड करना है, तो G1 के लिए A1 R 5 है, R2 है, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, G2 के लिए A1 R स्क्वायर, A1 2 है, 5 है, R क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 हमारे पास क्या है 20। अब G3 के लिए A1 R क्यूब, A1 5 है, R2 है, 2 की पावर 3 8, 8 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास सिंपली 40 आ गया, तो हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा 10 20 और 40। अब हमारे पास 25 क्वेश्चन है 7-112। A1 हमारे पास 7 है, ये हमारे पास क्या है 1 2 3 4 एंड 5th टर्म। A5 हमारे पास क्या है 1 1 2। A5 की वैल्यू क्या है A1 R 5 - 1, उसकी वैल्यू 1 1 2, A1 की वैल्यू 7 5 - 1 4, R की पावर 4 इज इक्वल टू 1 1 2 डिवाइड बाई 7, क्योंकि 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ पे जाकर डिवाइड होगा। R4 इज इक्वल टू हमारे पास 1 1 2 डिवाइड बाई 7 होता है 16, तो ये तो हमें बार बार याद हो गया, यहाँ पे R4 और यहाँ पे 16 हो तो आंसर 2 ही आता है, ये तो हर एक में हो गया। तो इस तरह की आपकी चीज़ें जो है ना वो याद रख लेनी होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास G1 G2 और G3 कैसे आएगा, G1 इज इक्वल टू A1 R, G2 इज इक्वल टू A1 R स्क्वायर, G3 इज इक्वल टू A1 R क्यूब, ठीक है। अब A1 R में हम करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14, A1 R स्क्वायर में 7 मल्टीप्लाई बाई 2 के स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 28, और A1 R क्यूब में 7 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब बनेगा 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 7 56, तो हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा 14 28 और 56, और बाकी 1 1 2 और 7 हमें पहले गिवन थे। क्वेश्चन नंबर 26, अ पिंग पोंग बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 16 फीट। अब ये 16 फीट का टॉवर है, उधर से पिंग पोंग बॉल को उसने नीचे फेंका, यानी वो जो बाउंसिंग बॉल होती है ना उसे पिंग पोंग बॉल कहते हैं, ठीक है। अब उसने उसको नीचे फेंका है, ठीक है। अब जब भी वो गिरती है तो वो क्या करती है, एंड ऑलवेज रिबाउंड्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस फॉलन,
जब भी वो नीचे गिरती है ना तो वो रीबाउंस होती है, यानी कि इस तरह गिरेगी और रीबाउंस होगी, ठप्पा खाता जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे गिरी है और जितना वो डिस्टेंस था उसमें से 1/4 टाइम्स वो ऊपर उछली है, फिर गिरी है, फिर 1/4 टाइम्स ऊपर, फिर गिरी है, इस तरह फिर 1/4 टाइम्स, ठीक है। तो इस तरह वो गिरती जा रही है और वो पूछ रहा है कि अगर 6 टाइम वो गिरेगी तो कितना रिबाउंस करेगी, यानी अपनी ओरिजिनल हाइट से कितना रिबाउंस करेगी। तो हमारे पास हाइट कितनी थी, 16 फीट, 16 फीट थी। तो जब वो गिरी है तो वो उससे 1/4 टाइम्स हुई है, तो A1 हमारे पास क्या आएगा, 16 मल्टीप्लाई 1/4, यानी कि फर्स्ट जो उसका रिबाउंस होगा वो कितना होगा, 16 को जब 1/4 करेंगे, क्योंकि 1/4 टाइम वो रिबाउंस करती है ना, तो 16 मल्टीप्लाई 1/4 क्या होगा, 4 फीट। तो इसका मतलब ये फर्स्ट जो हमारे पास रिबाउंस था वो 4 फीट का था, ठीक है। तो छठा रिबाउंस कितना होगा, आर की वैल्यू 1/4 है हमारे पास, क्योंकि 1/4 टाइम्स वो मतलब 1/4 गुना वो जो है रिबाउंस कर रही है। तो हमारे पास n की वैल्यू 6 है, क्योंकि 6 टाइम का फाइंड करना है। A1 हमारे पास 4 है, क्योंकि पहला रिबाउंस 4 था, छठा रिबाउंस अब फाइंड करना है, तो 1/4 की पावर 6 - 1, A6 फाइंड करना है ना, A6 इज इक्वल टू A1 R n-1, A1 4 है, R 1/4, n 6 है और -1 आगे फॉर्मूला का, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 - 1 क्या होता है 5, 1/4 की पावर 5, 1024, 1024 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1/256 आएगा। इसका मतलब जो ऊपर से बॉल फेंकी थी ऐसे गिरी, अपने 1/4 टाइम्स उसने ठप्पा खाया, फिर गिरी, फिर इस तरह किया, जब 30 टाइम गया तो वो 1/256 फीट कवर करेगी, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 27 है, अ सिटी हैज द करंट पॉपुलेशन ऑफ 100,000, यानी कि 1 लाख करेंगे इसके अंदर, पाकिस्तानी में अगर कहें तो 1 लाख, अगर हम लोग इंटरनेशनल में कहेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 100,000, ठीक है। एंड द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय 3% ईच ईयर, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 15 ईयर, हर साल 3% पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब वो कहता है 15वें साल में कितनी होगी, तो पहले साल में कितनी थी पॉपुलेशन, 1 लाख को जब 3% निकाला जाए तो हमारे पास क्या बनेगा 3,000 को जब 1 लाख में प्लस किया तो हमारे पास क्या बनेगा 1,03,000। इस तरह सेकंड ईयर की फाइंड करेंगे, थर्ड ईयर की, मगर इस तरह अगर आप 15वें साल तक फाइंड करेंगे तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसमें मैंने आसान तरीका ये फाइंड किया कि A1 के लिए मैंने 1 लाख लिखा, A1 क्योंकि 1 लाख था पहले साल हमारे पास इतनी थी, और N हमारे पास क्या है 15, जो कि हमने 15 फाइंड करना है, और R हमारे पास क्या है 3%, 3% बनता है 3/100, यानी कि क्या बनता है 0.03। मगर हम लोग जब भी परसेंटेज के लिए फाइंड करते हैं ना कि हर साल कितनी परसेंट बढ़ेगी, तो हम उसके अंदर अपने पास से 1 को ऐड कर देते हैं। जब 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 103/100, यानी कि 1.03। तो ये आप लोग एक फॉर्मूला ही समझ लें, माइंड में रख लें कि जब भी हम लोगों ने मतलब हर ईयर के अंदर परसेंट को इंक्रीज करना होता है, कितने परसेंट इस साल बढ़ रही है, इतने परसेंट इस साल बढ़ रही है, तो हम लोग इसके अंदर परसेंट के अंदर 1 को जरूर ऐड करवाते हैं, ठीक है। तो अब AN के लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे A6 नहीं A15, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 15। अब AN की जगह हम लोग लिखेंगे A15, और फॉर्मूला क्या है हमारे पास A1 R n-1, A1 हमारे पास क्या है 1 लाख, R हमारे पास क्या है 1.03, n हमारे पास क्या है 15 और -1 हमारे पास फॉर्मूले का। और जब इसको हम लोग कैलकुलेटर में सारे के सारे को पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 151,259, और यही हमारा आंसर है, यानी कि 15वें साल उस सिटी की पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास क्या है, अ सुपर बॉल ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 556 फीट हाई ऑलवेज रिबाउंस 3/4 ऑफ द डिस्टेंस फॉलन, हाउ फॉर अप एंड डाउन विल बी द बॉल हैव ट्रेवल्ड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड फॉर 6 टाइम। अब सुपर बॉल है, सुपर बॉल को 556 फीट हाइट से उसने ड्रॉप किया, ठीक है। अब देखें ये एक टावर है 556 फीट का, वहाँ से सुपर बॉल फेंकी, एक ठप्पा खाया उसने ऊपर गई, फिर एक ठप्पा खाया ऊपर गई, एक ठप्पा खाया, इस तरह 6 दफ़ा उसने ठप्पे खाए हैं। तो पहला यहाँ पे आया ऊपर गया, फिर दूसरा यहाँ पे आया, फिर तीसरा यहाँ पे आया, चौथा यहाँ पे आया, पांचवा यहाँ पे आया, छठी दफ़ा उसने रीबाउंस नहीं करना, उसने कहा हिट द ग्राउंड 4 6 टाइम। तीसरी दफ़ा उसने सिर्फ ग्राउंड को टच करना है, वापस उसने नहीं जाना। ये मतलब है कि वापस उसने नहीं जाना, सिर्फ उसने ग्राउंड को टच करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक सारा जितना डिस्टेंस कवर हुआ है ना, ये हमने फाइंड करना है। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, तो पहला उसके पास जो पहला डिस्टेंस है वो कितना था 556, क्योंकि उसने गिराया 556 से है, और रीबाउंस कितना करती है 3/4, जितना डिस्टेंस का फेंका गया ना उससे 3/4 टाइम ये क्या कर लेती है डिस्टेंस कवर कर लेती है, ठीक है।
अब देखें A1 हमारे पास 556 था। अब फर्स्ट रीबाउंस के बाद हमारे पास क्या हुआ, 3/4 से जब इसको मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया 417, यानी कि ये जितना रीबाउंस करके ऊपर जाएगी क्या बनेगा वो 417। मगर ये वापस भी तो नीचे जाएगी ना, तो ये सारे डिस्टेंस को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे हम लोग, तो हमारे पास बनेगा 834। अब दोबारा यहाँ पे ठप्पा खाएगी, उसके 417 के 3/4 होगी, वो बना 312.75, यानी कि ये क्या बना 312.75। ये दोबारा वापस आएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह हम लोग थर्ड का फाइंड करेंगे, यानी कि जितना यहाँ पे डिस्टेंस था उसका 3/4 करेगी ना इतना, तो उस इतना ये डिस्टेंस कितना था 312.75, तो 312.75 को फिर 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो क्या आया 234.56। तो ये क्या बन गया 234.56। ये भी 2 दफ़ा आया, इसको हमने 2 से दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया तो 569.125 आया। अब जब इसका हम लोग 3/4 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका 3/4 हमारे पास क्या आ रहा है 234.562 का 3/4 175.921। इसको भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखें इसमें क्या आ रहा है 175.92 175.92 आ रहा है, और ये वापस भी जा रहा है, इसको इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। अब 175.92 का हम लोग अगर 3/4 फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 131.941। क्या बनेगा 131.94। ठीक है, अब इस तरह हम लोगों ने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास इस सारे का डिस्टेंस कवर हो जाए। मगर यहाँ पे अब ये छठी टाइम जो है ना ज़मीन को टच हो गई है, जब ज़मीन को टच होगी तो हमने वहाँ पे स्टॉप कर देना है। इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, मगर ये सिंगल था। अब सारे के सारे जितने भी हमारे आंसर्स आए हैं ना वो मैंने बॉक्सेस में भी लिख दिए हैं। सारे के सारे आंसर जितने भी थे ना हमारे पास उनको हम लोगों ने टोटल कर लेना है। तो पहले 556 था, फिर 834 था, फिर 625.5 था, फिर 469.125, फिर 351.84, फिर 263.88, और हमारे पास सारे का सारा प्लस करके क्या बनेगा 3100.3, और यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मेरे से भी कुछ गलतियाँ हुई हैं, मगर आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 29 है, टीचिंग स्टाफ ऑफ हाई स्कूल इन्फॉर्म्स। ये सारे का सारा क्वेश्चन इतना लंबा है, इसको पढ़ने से अच्छा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं डायरेक्टली। अब इसमें क्या है, एक प्रिंसिपल है ये, उसने 2 टीचरों को कॉल की है, ठीक है, उसने 2 टीचर्स को कॉल की, 2 टीचर्स ने आगे 2 टीचर्स को कॉल की, फिर आगे 2 टीचर्स को कॉल की, इस तरह वो कॉल्स करते आ रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने 6 दफ़ा ये काम किया है। अब बताना है कि टोटल कितने बंदों को उन्होंने कॉल किया है। तो सबसे पहला तो ये प्रिंसिपल था, उसने 2 बंदों को कॉल की, तो पहले राउंड में उसने 2 बंदों को कॉल की, 2 बंदे थे ये 2। अगले राउंड में इन्होंने भी 2, इसको भी 2 की, इसने भी 2 की, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ गया 4। अगले राउंड में उन्होंने भी 2 की, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। उससे अगले राउंड यानी 4th राउंड में 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 बंदों को कॉल चली गई। उससे अगले राउंड में 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 बंदों को कॉल चली गई, क्योंकि हर बंदा आगे 2 बंदों को दोबारा करता जा रहा है। अब 16 बंदे थे ना, उन्होंने हर बंदे ने 2 बंदों को दोबारा किया तो 32 बंदे बन गए। अब 32 बंदों ने दोबारा आके 2 बंदों को किया तो 64 बन गए, और यहाँ पे हमारी लिमिट खत्म हो गई क्योंकि उसने सिर्फ 6 दफ़ा कॉल करने आया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, टोटल हम लोगों ने फाइंड करना है। तो 2 4 8 16 32 और 64 को जब हम सबको प्लस कर देंगे, और उसने कहा है इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल, कहाँ लिखा है ये, काउंटिंग द प्रिंसिपल ये लिखा है। उसने ये कहा था, इसलिए मैं वो 1 भी प्लस कर रहा हूँ जो मेरे पास टॉप है और इसने पहले कॉल की थी। ठीक है, तो 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 मेरे पास क्या बनेगा 127, और यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास क्या आता है, अ 5-day रेन कॉज द रिवर टू राइज। अब बारिश होती जा रही है, 5 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है, और वो रिवर का लेवल अप करता जा रहा है, क्योंकि बारिश हो रही है, पानी आएगा, साफ जाहिर है कि जो रिवर है वो ऊपर जाएगी। आफ्टर द फर्स्ट डे द रिवर रॉज 1 इंच, पहले दिन ना 1 इंच ऊपर गई है। ईच डे द रिवर राइज ट्रिपल, मगर अगले दिन ना ट्रिपल होती जा रही है। अगर 1 इंच गई है तो 3 होगी, 3 गई है तो 9 होगी, इस तरह ऊपर जाती जा रही है। हर दिन रिवर जो है वो ऊपर जाती जा रही है। अब उसने कहा है कि हाउ मच हैड द रिवर राइजन आफ्टर 5 days, 5 दिनों बाद रिवर का लेवल क्या होगा। तो पहले दिन 1 इंच गई थी, ठीक है, पहले दिन मतलब थी 1 इंच,
अब अगले दिन सिर्फ एक मतलब है कि सिर्फ एक दिन उसके अंदर इंक्रीज है। ये देखें, ये रिवर का लेवल है, पहले भी तो कोई लेवल होगा ना, ये तो नहीं ना कि पहले रिवर जो है वो कुछ भी ना हो, सिर्फ खाली पड़ी हो, पहले भी उसका कोई लेवल होगा, वो 1 इंच था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसने कहा है कि आफ्टर वन डे का मतलब सेकंड डे वो उसमें 1 इंच दोबारा इजाफा हो गया, 1 + 1 बनेगा 2, मगर उसके बाद वो ट्रिपल होती जा रही है। तो 2 × 3 6, 6 × 3 18, 18 × 3 54, और 5 दिन की बारिश थी, इसलिए हम लोगों ने 5th तक 5 डे तक किया, यानी A5 तक किया। अब हमारे पास आ गया 1 इंच, 2 इंच, 6 इंच, 18 इंच, 54 इंच। इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने इंच बन जाएंगे, 81 इंच। और मतलब है कि रिवर 5 दिनों के अंदर 81 इंच ऊपर आ गई है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी और इस एक्सरसाइज की भी समझ आई होगी। जो भी क्वेश्चन है आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मुझसे जो भी कोई गलती वगैरह होगी वो समझाने में, वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.4.5 करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।